रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम तो फेल हो गया था। रदरफोर्ड तो समझा ही नहीं पाया था ना कि भाई एटम स्टेबल क्यों है। उसने तो ये बोला था कि हाँ इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा और धीरे धीरे एनर्जी लूज करके फॉल आउट हो जाएगा, कोई रीज़न नहीं बताया था। तो बोहर मॉडल सक्सेस इसीलिए हुआ क्योंकि बोहर ने अपने सक्सेस के पीछे 2 पॉइंट्स दिए। वो 2 पॉइंट्स क्या थे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर शेल में राउंड लगाता है तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी एट ऑल। मतलब क्या है कि उसमें अपने आप से एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी। वो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना गेन कर सकता है। उसमें कोई अपने आप से एनर्जी लूज और गेन करने की कोई पावर नहीं है। तो इसीलिए जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज ही नहीं करेगा और गेन ही नहीं करेगा तो उसका सेंटर में गिरना या एटम से बाहर गिरने का कोई क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो बोहर ने ये बताया था व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस it do not radiate energy, it do not gain energy, hence it moves around the nucleus in a very stable manner और atom stable होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने ये बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अगर वो मूव कर भी रहा है हायर शेल में तो वो इलेक्ट्रॉन की स्टेज कौन सी कहलाएगी? एक्साइटेड स्टेज। और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ लोअर से हायर शेल में जंप करता है, कभी भी वापस नहीं आ सकता। ये दो स्टेटमेंट्स याद रखना। उसने पहले तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करेगा, एनर्जी लॉस क्यों नहीं करेगा। उसने बताया जब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर भी गया, गलती से अपने शेल को छोड़ के आगे बढ़ भी गया, तो वो स्टेट नॉर्मल स्टेट नहीं होगी, अपने आप नहीं हो रहा है। वो कौन सा स्टेट है? और एक्साइटेड का मतलब इलेक्ट्रॉन ने बाहर किसी सोर्स से एनर्जी गेन करी। यहाँ पर एक फॉर्मूला देखना, जो इस इलेक्ट्रॉन का चेंज इन एनर्जी है ना, चेंज इन एनर्जी। बेटा एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? एच न्यू। तो हमने एनर्जी के सामने इसको रखा एच न्यू। तो क्योंकि एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का भी मान लो फॉर एग्जाम्पल एनर्जी यहाँ पे 5 जूल था और अब यहाँ पे 10 जूल हो गया, तो ये जो चेंज इन एनर्जी आया कितने जूल का आया? चेंज इन एनर्जी 5 जूल। तो उस चेंज इन एनर्जी में भी जो ये चेंज है, वो चेंज भी तो क्या है एक तरीके से? तो एनर्जी को हमने एच न्यू के इक्वल रखा और ई नॉट माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, ई नॉट माइनस E1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। कोई परेशानी अगर ऐसे लिख दिया? एच और सी को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। कोई बताएगा 1 अपॉन लैम्डा किसके इक्वल था? वेव नंबर। याद आया? तो एक और ही फॉर्मूला है, इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट ये एंट्रेंस में काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला रिलेटेड टू चेंज इन एनर्जी। तो 3-4 एक्सप्रेशन देते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको एक्सप्रेशन। वैसे इस पर कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। पॉज करता, चाहे आपसे देखेंगे बेटा इतने सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिखे हैं, जिसमें से काम का सिर्फ एक ये है छोटा सा, बाकी के सारे पता होने चाहिए फॉर एमसीक्यू और एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, बोहर मॉडल ऑफ द एटम में बोहर ने हमेशा हर एक ऑर्बिटल को स्टडी किया, हर एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट हो रहा है इसको स्टडी किया। पर एक गलती हो गई बोहर से भी, जो अभी हम इसके अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। बोहर के लिए भी एक ड्रॉबैक असाइन हुआ, क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स को स्टडी किया, उसने किसी और स्पेक्ट्रम के बारे में बात ही नहीं करी। ही स्टडीड ओनली अबाउट हाइड्रोजन। और ये जो सारे रिजल्ट्स उसने आपको दिए हैं ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पर दे दिए। पर क्या सारे ये एटम हाइड्रोजन की तरह बिहेव करते हैं? नो। तो ये इसका ड्रॉबैक भी होगा। ठीक है, तो उसने ये क्या दिया है? ये है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पर्टिकुलर किस शेल में होता है वो? अब ये हाइड्रोजन के लिए उसने दिया था, तो उसने हर जगह बोला था n की वैल्यू 1 ही रखनी है। बट अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ n इज 2, थर्ड में है तो 3। ये एनर्जी का फॉर्मूला है जूल पर एटम, पर जूल को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में चेंज करना है तो यही एक वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, -1311.8 अपॉन n² किलो जूल पर एटम।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों बिल्कुल सेम फॉर्मूला है दीदी। इसमें z क्या आ गया? z क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। अब दीदी ऊपर और नीचे z क्यों नहीं लगाया? z की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है, क्योंकि बोहर ने सिर्फ किन एटम्स को डील किया है? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, तो z होता है एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का सिर्फ 1 होता है। मैक्सिमम इसको हीलियम के लिए और यूज कर सकते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो z की वैल्यू को आप 2 रखना। और n आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। समझ में आया? n इज द नंबर ऑफ शेल, z इज द एटॉमिक नंबर। ये है बोहर्स रेडियस। व्हाट इज दिस बेटा? बोहर्स रेडियस। ध्यान से देखेंगे, आपके न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन जहां है वहां तक का डिस्टेंस कहलाता है बोहर्स रेडियस। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे। एटॉमिक नंबर एटम का अगर 1 है तो z की वैल्यू 1 रखेंगे। सेम एज चलता रहेगा। हीलियम है तो z की वैल्यू 2 रखोगे, और बोल रखा है मान लो थर्ड शेल है तो आप n की वैल्यू को 3 रख देंगे और रेडियस निकालेंगे। ये nm यानी कि नैनोमीटर में आपका आंसर आएगा। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने क्या सिखाया था? 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई। नोट करिए सब पॉजिटिव। बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो इसके पास टोटल 4 से 5 है। मैंने 4 ही लिखवाया है, एक 5th भी और है बट इट डजंट नीड। टोटल 4 कह सकते हैं ड्रॉबैक्स रहते हैं। पहला ड्रॉबैक यही रहता है कि बोहर ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हाइड्रोजन एटम, एक बार पॉज करो, देखो बोहर ने ना हमें टोटल 4 पॉस्टुलेट दिए, जिसमें फर्स्ट पॉस्टुलेट मैंने ये बोला कि बोहर ने ना सारी बातें हाइड्रोजन एटम्स लाइक करी है। मतलब बोहर ने जिस भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन है ना उसी का स्पेक्ट्रम बनाया, उसी के स्पेक्ट्रम बनाए, उसी के बारे में डिटेल दी, उसी की एनर्जी दी, उसी के रेडियस दी, और ज़्यादा इफेक्ट दिए नहीं कुछ और। या हम ऐसा कहें बाकी के एटम्स को स्टडी नहीं किया, तो ये बातें बोहर की रॉन्ग है। दूसरा ना, बोहर ने स्टार्क और जीमेन नाम के दोनों इफेक्ट, मैंने फर्स्ट 2 पॉइंट्स में जो लिखवाया वो ऑलमोस्ट सेम ही है। स्टार्क और जीमेन नाम के इफेक्ट्स को भी ना बोहर ने हमें बताया ही नहीं था। बोहर ने दोनों इफेक्ट्स को डिस्कस ही नहीं किया। पहले हमने जीमैन इफेक्ट लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट आएगा स्टार्क इफेक्ट। दोनों ही इफेक्ट को डिस्कस नहीं किया था। ध्यान से सुनो बेटा, याद है जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को ले रहे थे, फिर इसके बाद लाइट रे गई थी और फिर डिफरेंट लाइन्स हमें मिली थी ना। बेटा ये लाइन का ना पैटर्न ही बदल जाएगा। ये जो लाइन है ना इसका पैटर्न बदल जाएगा। पैटर्न बदल जाएगा, बात समझे? मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये जिस पैटर्न में आपको मिलेंगी ना और स्प्लिट हो जाएंगी, ये और स्प्लिट हो जाएंगी, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएंगी लाइंस। अगर आपने पूरा स्पेक्ट्रम अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किया, यानी एक तरफ नॉर्थ पोल लगा दी, एक तरफ साउथ पोल लगा दी, तो स्पेक्ट्रम का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। और यही पूरा स्पेक्ट्रम अगर एक तरफ आपने पॉजिटिव और एक तरफ आपने नेगेटिव, वो बैटरी के टर्मिनल नहीं होते, वो लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, तो भी रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो बोहर ने ये इफेक्ट्स हमें नहीं बताए थे। स्टार्क और जीमेन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोहर का यही स्पेक्ट्रम लिया और दोनों ही स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, जीमैन ने मैग्नेटिक फील्ड में और स्टार्क ने इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो फॉर्म करके देखा। ये देखा गया कि यार इसकी वजह बताओ, बोहर पूछा उनसे, तो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसका ड्रॉबैक देगा। ठीक है, चलो पॉज करके हेडिंग डालेंगे। जो बोहर ने ड्रॉबैक दिए ना बेटा, इन्हीं ड्रॉबैक से निकलकर हमें 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। हालांकि इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना बोहर, जितना नाम नहीं है। ये भी एटम को और डिटेल में पढ़ने के लिए आया था, और यहाँ पर एक थ्योरी आई है सबसे पहले जिसका नाम है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप ने बहुत काम की चीज़ दी है, ध्यान से सुनो। इस डी ब्रॉगली रिलेशनशिप ने सबसे पहले तो ये बताया था कि बेटा जो वेव होती है उसमें पार्टिकल नेचर होता है, वेव्स में क्या क्या ट्रैवल करते हैं ये पार्टिकल। ये किसने बताया था हमें? प्लैंक्स थ्योरी ने हमें बताया था E = h²। बताओ, बताया था नहीं बताया था? और एक थ्योरी जो तुमने पढ़ी नहीं है, बस खाली यहाँ पे नाम जाना है, आइंस्टाइन थ्योरी थी। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरा नाम था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
इसने बताया था एनर्जी होती है mc², क्योंकि इन्होंने वेव का, इसने पार्टिकल नेचर पढ़ा था प्लैंक्स में और इसने वेव नेचर पढ़ा था। तो वेव नेचर में दिया था E=mc²। ठीक है, अब ये दोनों ही एनर्जी है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो h न्यू को इक्वेट कर दिया mc² से। बेटा हमने पढ़ा है ना, न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, c/, याद आया? c/λ लिखते हैं इसको, c से एक c, mc बचा ना, नीचे ले आओ h =λ। ये हमारी रिलेशन आ गई। ठीक है, ये रिलेशन बड़ी काम की है, कैसे समझो। इस रिलेशन में ना m और h बड़े लैम्डा काम के। h तो कांस्टेंट है, बोलो h तो कांस्टेंट है, 6.36 × 10⁻34 है, 31 कोई वैल्यू था, अभी मैंने माइंड में रिफ्लेक्ट करा। c 3 × 10⁸ फिक्स है दोनों। लैम्डा और m क्या हमें मिला, लैम्डा और m में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। ये बड़े काम का मिला। इससे बड़ी काम की बात करें, समझो एक क्रिकेट की बॉल है, अगर मैं वो फेंकूं, वो तो वेव में जा नहीं रही है, वो तो वेव में घूमती हुई दिख नहीं रही, बल्कि बोहर ने बोला था दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब वेव बनाती है। तो इस रिलेशन ने बोहर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया बेटा। इन्होंने बोला जिनका मास बहुत ज्यादा होता है उनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है। तो क्रिकेट बॉल की एक वेव ही ऐसे बनती होगी इतनी बड़ी कि वो हमें बॉल की वेव दिखती ही नहीं है। और इलेक्ट्रॉन का मास कैसा है, बहुत कम, तो उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। तो छोटी छोटी वेवलेंथ में हमें दिखता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। और आज बताऊं जरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन अपने शेल में, तुम्हें लगता है ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। यस, समझे? तो इलेक्ट्रॉन का नेचर ऐसे नहीं होता बच्चों, इट मूव्स इन अ वेव फॉर्म। और एक और चीज आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ है, ये पाथ दिख रहा है बच्चों सर्कुलर, इस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, जो आपने पढ़े हैं। और जो ये आसपास की जगह जा रहा है, एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रहा है, इस एक्स्ट्रा एरिया को बोलते हैं ऑर्बिटल। ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन ने हमें क्या बताया, दुनिया की छोटी से छोटी चीज की वेव आपको दिखाई दे सकती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी, पर जिस भी किसी का मास बढ़ेगा ट्रैवल तो वेव फॉर्म में करेगी पर वेव दिखती नहीं है क्योंकि वेवलेंथ बहुत बड़ी है। चलो रेड बटन कर दो, इसको नोट कर लो।